मॉर्निंग स्टूडेंट। इंटरनल एड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैचूज़, इसका मतलब ये है कि जब स्टैचू बनता है, जब लॉ बनता है, तो उसमें इंटरनली क्या क्या ऐसी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, क्या क्या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए जिससे इंटरप्रेट करने में वो इजी रह सके और उसको स्टैचू जो है वो एक कंप्लीट लॉ बन सके। सबसे पहला है कंटेक्स्ट। किसी भी चीज़ में कंटेक्स्ट का होना बहुत ज़रूरी है। कंटेक्स्ट हमें क्या बताता है? इन कंस्ट्रोइंग अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ एन एक्ट वन मस्ट लुक एट द एक्ट एंड इट इज़ नेसेसरी टू कंसीडर द कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट मीन्स क्या होता है? जिसमें हमें ये सब पता चलता है कि जो सेक्शन है पर्टिकुलर, वो जो पूरा स्टैचूज है, जो पूरा लॉ बनाया गया है, उसमें क्या क्या सेक्शंस हैं और उसके बारे में क्या क्या बात कही गई हैं, जो बिल्कुल एक लिमिट में होती है, जो डिटेल में नहीं होती है। कंटेक्स्ट मीन्स स्टार्टिंग का इसका क्या, कौन सी चीज़ कौन से पेज पर लिखी गई है। प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा हुआ है कि जो 4-5 वर्ड हैं प्रीएम्बल के, वो पूरा ये चीज़ बता देती है कि हमारा लॉ जो है वो किस पे एप्लीकेबल है। ठीक है, कि हमारे लॉ में सॉवरन है या वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सिर्फ 4-5 वर्ड से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम हिसाब पूरा लगा सकते हैं। जैसे एक केस है वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली संस्कारा। इट वॉज कंटेंटेड इन सेक्शन 5 ऑफ द वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट एक्ट 1951 unconstitutional and void and contravention the article 14 of the article 14 of the कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी। इसका मतलब यहाँ पे सबको इक्वल का हिसाब, इक्वालिटी दी गई है। द प्रीएम्बल रीड वेयर इट इज़ द एक्सपेंट टू प्रोवाइड फॉर द स्पीडियर ट्रायल ऑफ द सर्टेन ऑफेंसेस। और जो भी केसेस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट केस होते हैं, उनमें स्पीडियर ट्रायल होना चाहिए ताकि ऑफेंस को, सर्टेन जो ऑफेंसेस हैं उसमें स्पीडियर ट्रायल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रीएम्बल जो है उसका मेन पर्पस ये है कि जो स्टैचूज है वो वेल सेटल्ड है। वेल सेटल्ड किस चीज़ में है? कि जो लेजिस्लेचर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल और क्वालिफाई प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज फॉर द इनेक्टमेंट। कि जो लेजिस्लेचर है उनका माइंड बिल्कुल ओपन है कि हमें किन किन चीज़ों को लेकर अपना स्टैचू और लॉ बनाना है, उसका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, मेन उसका मोटिव या गोल क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टाइटल। जैसे आप जानते हैं कि टाइटल क्या बताता है? टाइटल हमें ये चीज़ बताता है कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अ टाइटल इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एन इनेक्टमेंट, इट कैन नॉट बी लेजिटिमेटली बी यूज टू रिस्ट्रिक्ट इन द प्लेन टर्म्स। टाइटल से हमें ये हिसाब लगाया जा सकता है, ये पता लग सकता है कि जो मेन टॉपिक है या फिर जो मेन पैराग्राफ है वो किस बारे में दिया गया है। तो टाइटल एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, जिसे हम, अगर हमें कोई टॉपिक पढ़ना है तो सबसे पहले हम उसका टाइटल ही देखेंगे कि उसका शीर्षक एक्चुअली में है क्या और वो किस बारे में बोल रहा है। हेडिंग। जो टाइटल है, टाइटल वो सब पूरे जो लॉ बनाया गया है। जैसे एग्जांपल हम किडनैपिंग की बात करते हैं तो उसमें जो सब चीज़ें हैं वो किडनैपिंग के बारे में दी गई हैं। जो हमारा नेक्स्ट है फोर्थ, वो है हेडिंग। हेडिंग क्या बताता है? हेडिंग हमें ये चीज़ बताता है कि हम किस तरीके से जो पैराग्राफ दिया गया है वो एक्चुअली में वो किस बारे में बात कर रहा है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का। वेयर द लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन ऑफ एन एक्ट इज प्लेन, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव recourse टू द जनरल हेडिंग अंडर विच द सेक्शन कम्स। कि ये जो सेक्शन है वो सेक्शन पर्टिकुलर में किस बारे में बोल रहा है। जैसे अगर हम किडनैपिंग और एब्डक्शन की बात करते हैं तो ऊपर का जो हेडिंग दी गई है वो किडनैपिंग है, उसमें सब चीज़ जो मेन टॉपिक है वो किडनैपिंग के बारे में है। और सेकंड पैराग्राफ जो है उसकी हेडिंग क्या है? उसकी एब्डक्शन है। एब्डक्शन पता होना भी किडनैपिंग में ज़रूरी है कि वो किस तरीके से काम किया जाता है। मार्जिनल नोट्स। जो एक मार्जिनल नोट्स है वो मार्जिनल नोट्स का मतलब क्या होता है? कि जो टॉपिक है, जो लॉ दिया गया है, स्टैचूज बनाने वाले हैं, लॉ बनाने वाले हैं, उसमें कुछ चीज़ जैसे ऐड की गई है कि ये थोड़ी सी, कि ये जो इसका पर्टिकुलर मेन मोटिव है। ठीक है, जैसे हम अगर इस केस के बारे में बात करें, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी, इट वाज कंटेंटेड दैट आर्टिकल 29(2) डिड नॉट कन्फर एनी फंडामेंटल राइट ऑन ऑल सिटीजन जनरली बट गारंटी द राइट ऑफ सिटीजन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप बाय रेफरिंग टू द मार्शल एक्ट। इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जो हमारे सेक्शन 29(2) है फंडामेंटल राइट, वो हर किसी सिटीजन पर वो
हर किसी सिटीज़न के लिए वो गारंटेड है, राइट ऑफ सिटीज़न के लिए गारंटेड है। बट लेकिन जो माइनॉरिटी है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, मेनली वो माइनॉरिटी के लिए प्रोटेक्ट किया गया है, उसके लिए बनाया गया है। तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हम मार्जिनल नोट्स में उसके हम लिख सकते हैं। मार्जिनल नोट्स हमेशा राइट हैंड साइड में दिया जाता है। पंचुएशन मार्क आप जानते हैं, जैसे पंचुएशन मार्क जैसे फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, इनका कितना इंपॉर्टेंस होता है। अगर हमें मान लो दूसरा सेंटेंस शुरू करना, अगर हम कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, बट जहाँ पे कॉमा दिया गया है या फिर फुल स्टॉप दिया गया है तो उससे हमें पढ़ने में ईजी होगा और हमें समझ में भी अच्छी तरीके से आएगा। इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें अगर एग्जाम्पल अगर हम देते हैं, कोई भी केस उस तरीके से किया जाता है और वो एग्जाम्पल जो दिया जाता है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि मेक नथिंग लॉ विच वुड नॉट बी लॉ विदाउट द एन इलस्ट्रेशन डज नॉट एग्जॉस्ट द फुल कंटेंट ऑफ द सेक्शन विच इज इलस्ट्रेट एंड इक्वालिटी इन कैन आइदर कर्टेल नॉट एग्जाम्पल्स इन द एम्बिट। एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमें कुछ लॉ बनाना है तो हम पीछे से उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ठीक है, ये जो काम है ये इस तरीके से भी ऑलरेडी हो चुका है। डेफिनेशन हमें क्या समझाती है, द डेफिनेशन मस्ट ऑर्डिनरली डिटरमाइन द एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड और फ्रेज इज डिफाइंड बट द डेफिनेशन मस्ट इटसेल्फ बी इंटरप्रेटेड फर्स्ट बिफोर इट इज अप्लाइड। जो डेफिनेशन है वो एज इट इज जैसे लॉ बनाया गया है उसी वर्ड्स में होना चाहिए, जिस वर्ड्स में लॉ बन रहा है, स्टैच्यू बन रहा है। बट लेकिन जो डेफिनेशन है उसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। बीइंग अ लॉयर हम ये चीज़ समझ सकते हैं, बट एक ऑर्डिनरी आम इंसान के लिए ये समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो डेफिनेशन है उसको इंटरप्रेट करने की, उसको समझाने की ज़रूरत है। फिर है प्रोविज़ो किस बारे में बताता है। प्रोविज़ो मतलब ये होता है, प्रोविज़ो पार्ट होता है सेक्शंस का पार्ट होता है, ठीक है, एक तरीके से वो सेक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोविज़ो इज ए सब्सिडरी टू द मेन सेक्शन एंड हैज़ टू बी कंस्ट्रूड इन द लाइट ऑफ द सेक्शन इटसेल्फ। प्रोविज़ो का मतलब क्या होता है, जो सेक्शन का प्रोविज़न है उसकी कैटेगरी है, सेक्शन जो उसमें अप्लाई हो रहा है उसकी कुछ कैटेगरीज है। सब सेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, प्रोविज़ो अलग होता है, सब सेक्शन अलग होता है। सब सेक्शन एक तरीके से सब्सिडरी रूल होता है कि इसका मतलब जैसे हम ऑल्टरनेटिव रूल्स बोल सकते हैं, ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो इसमें ये चीज़ हो सकती है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है बट ये चीज़ इसमें की जा सकती है। फिर है एक्सेप्शन एंड द सेविंग क्लोजेस। एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लोजेस क्या होता है, अ सेविंग क्लोज और एक्सेप्शन बीइंग अ लेटर पैसेज इन ए इनैक्टमेंट प्रिवेल्स ओवर द सब्सटेंटिव पोर्शन इट फॉलोज। हर चीज़ के एक्सेप्शनल रूल्स दिए जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर ये सब कंडीशंस जो हैं, सेक्शंस जो हैं, मेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो सब अप्लाई होगा, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो सब सिटीजन्स के लिए नहीं है, वो माइनॉरिटीज़ के लिए, एग्जांपल जैसे वो माइनॉरिटीज़ के लिए है या फिर वुमेन के लिए अप्लाई है तो उसे हम एक्सेप्शनल केसेस बोल सकते हैं। जैसे फिर है एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है कि हर किसी चीज़ का जो इंटरप्रिटेशन का मेन रूल है वो ये है कि जो भी सेक्शन दिया गया है उसको जजेस को, उसको स्टैच्यूज को, लॉ को मेन एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्सप्लेनेशन इज़ टू अंडरस्टैंड द एक्ट इन द लाइट ऑफ द explanation. It does not ordinarily enlarge the scope of the original section which it explains, but only makes the meaning clear beyond the disputes. यहाँ पर एक्सप्लेनेशन से मतलब ये नहीं है कि हम एक एक वर्ड का जो है पूरा तरीके से उसको एक्सप्लेन करें, बट हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जो टॉपिक दिया गया है उसको हम एनलार्ज करके ना सही उसका छोटा सा शॉर्टकट बना के उसको एक्सप्लेन किया जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे केस है सुंदरम पिल्लई वर्सेस वी.आर. पालतरम, द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्सप्लेनेशन प्रोविजन एज फॉलो टू एक्सप्लेन मीनिंग एंड इंटेंडमेंट ऑफ द एक्ट इटसेल्फ। जो मीनिंग है वो अपने आप में समझ आना चाहिए। अगर हम इतना भी कर सकते हैं, जो डेफिनेशन है उसको समझाकर भी हम उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्केड्यूल मतलब क्या होता है कि जो भी शेड्यूल दिया हो ये किसका पार्ट होता है, ये स्टैच्यूज का
पार्ट होते हैं। जैसे हम एग्जांपल हम बोल सकते हैं, कोई भी एग्जांपल मीटिंग है, उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग मतलब क्या होता है कि उस मीटिंग में क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हैं वो उसमें बोली गई हैं, उसमें वो डिस्कस की गई हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। वैसे ही शेड्यूल होता है लॉ में, स्टैट्यूट में। जब भी सेक्शन बनाए जाते हैं या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उसके शेड्यूल बनाए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर शेड्यूल में, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा होगा, इस पर्टिकुलर शेड्यूल में, शेड्यूल 1 में ये सब चीज़ें सेक्शन दिए गए हैं, शेड्यूल 2 में ये सेक्शन दिए गए, इस बारे में बताया गया। तो वो एक तरीके से हम एग्जाम्पल मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, वैसे ही शेड्यूल ऑफ द स्टैट्यूट होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा फिक्शंस। आपने फिक्शंस सुना होगा, फिक्शन स्टोरीज होंगी, मतलब जो मन घड़ंत कहानियाँ होती हैं। तो यहाँ पे फिक्शन से हम कैसे बोल सकते हैं, अ फिक्शन इज ए लीगल एजम्पशन दैट द थिंग ट्रू विच इज़ ईदर नॉट ट्रू और विच इज़ प्रॉब्ली एज द फॉल्स एज अ ट्रू। फिक्शंस हम जैसे पुराने केसेस हैं, एग्जांपल हम ऐसे बोल सकते हैं कि एफआईआर जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की गई है तो उसमें पुलिस ये अंदाज़ा लगा सकती है कि एग्जांपल जैसे यहाँ पे रेप केस हुआ है, तो पुलिस ये अंदाज़ा लगा सकती है कि लड़की को इस गाड़ी में लेके जाया जा सकता है क्योंकि ये गाड़ी जो है वो वहाँ पर उस घटना स्थल पर थी। इस घर में इसको ऐसे ले जाया गया होगा, लड़की को 2 दिन तक वो वहाँ रही होगी, हो सकता है फिर वहाँ से भाग गई होगी या इन्होंने ऐसे मार के इसको वहाँ फेंक दिया होगा। तो फिक्शन एक ये क्या है कि अपने हिसाब से अपना हिसाब लगाना कि किस तरीके से यहाँ पर केस हुआ होगा, किस तरीके से गुनाह किया गया होगा। ठीक है। फिर है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसमें ये सब चीज़ें बोली जाती हैं कि जो द इंटरप्रिटेशन क्लॉज एंड डेफिनेशन डू नॉट टेक अवे द ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग ऑफ द वर्ड बट आर यूज टू एक्सटेंड द मीनिंग ऑफ ए वर्ड टू इंक्लूड और कवर something which would not be normally be covered or included and to interpret ambiguous words which are not plain or clear। इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ एक क्लॉज दिया गया है कि एक डेफिनेशन है, ये पर्टिकुलर तरीके से इसको समझाने की बहुत ज़रूरत है, जिसको जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मेन सेक्शन है जिसके ऊपर ये पूरा स्टैचू जो है वो निर्धारित है, ठीक है, बेस्ड है पूरा स्टैचू, और इस चीज़ को समझाने की, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो उसमें इंटरप्रिटेशन एक क्लॉज दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कंजक्टिव एंड द डिसकंजक्टिव वर्ड्स। कंजक्टिव एंड डिसकंजक्टिव वर्ड्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम बोल सकते हैं एंड और का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने अगर बात की है, किडनैपिंग की बात की है, तो यहाँ पर अगर किडनैपिंग में हम बोल सकते हैं ये नहीं तो ऐसा। एंड और का जहाँ पे यूज़ किया जाता है वाइस वर्सा, वो कंजंक्टिव एंड डिसकंजक्टिव वर्ड्स होते हैं। फिर है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब कि द वर्ड इंक्लूड इज जनरली यूज इन इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज इन ऑर्डर टू एनलार्ज द मीनिंग ऑफ वर्ड और फ्रेजेस। इंक्लूड का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि इंटरप्रिटेशन जो क्लॉज है उसमें इंक्लूड के लिए जगह दी जाती है। अगर किसी मीनिंग को हमें सिंपल करना है या फ्रेजेस को सिंपल करना है जो सेक्शन को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लूड करके हम उसमें आगे चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फिर है इनेबलिंग और द डिसेबलिंग स्टैचूज। इनेबलिंग स्टैचूज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग में होता है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं है, ना तो ये वर्ड चेंज हो सकते हैं, ना ही ये लैंग्वेज चेंज की जा सकती है, ठीक है। इसको पूरी तरीके से इस तरीके से ही लिखा जाना चाहिए जैसे हम डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन एज इट इज़ होती है। डिसेबलिंग स्टैचूज क्या होता है, डिसेबलिंग स्टैचूज में कुछ ना कुछ गुंजाइश की जाती है, जैसे हम कुछ चीज़ इंक्लूड करें समझाने के लिए, या कुछ चीज़ उसमें डिलीट करें या फिर उसमें ऐड करें, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो उसे डिसेबलिंग स्टैचूज कहते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट है नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लोजेस। नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लोजेस का मतलब क्या है कि तुमने देखा होगा डेफिनेशन में, जब डेफिनेशन दी जाती है तो उसमें वर्ड यूज़ किया जाता है नॉट विथ स्टैंडिंग, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या है कि जो ये कुछ भी इसमें जो चीज़ है, एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट और एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कि इस क्लोज में कुछ वर्ड दिए जाते हैं जैसे नॉट विथ स्टैंडिंग, तो उसमें ये गुंजाइश रखी जाती है कि ये कुछ समय के लिए फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कुछ समय के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, हो सकता है कि बाद में इनको चेंज भी हम कर सकें।
फिर है सब सेक्शन। सब सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी सेक्शन में दिया गया है उसमें कुछ सब सेक्शन पार्ट, सेक्शन के कुछ सब सेक्शन पार्ट्स दिए जाते हैं। जैसे उनको क्या हम बोलते हैं कि उसको इंटरडिपेंडेंट बोलते हैं। जैसे अगर हम रेप केस में डेफिनेशन में एक डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, उसके आगे सब सेक्शन दिया गया है, 5 सब सेक्शन दिए गए हैं कि जो रेप है वो किन सब चीज़ों में माना जाएगा। नंबर 1, ठीक है, रेप की डेफिनेशन दी गई है वो किन चीज़ों में मान जाएगा। नंबर 1, अगर जो वीमेन है वो माइनर और मेजर के साथ भी हो सकता है। नंबर 2, ठीक है, ऐसे करके उसके सब सेक्शन दिए जाते हैं जो उससे ही डेफिनेशन से या उस पर्टिकुलर चीज़ से ही कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज टू मीट द इंटेंशन। इसमें जब भी शेड्यूल और स्टैट्यूट बनता है तो इसमें कुछ गुंजाइश की जाती है कि जो लैंग्वेज है उसको हम अपने हिसाब से पूरी तरीके से नहीं पर अपने हिसाब से उसको हम मॉडिफाई करें, ठीक है, ताकि उसमें जो इंटेंशन है, इंटेंशन किस चीज़ का, जो स्टैट्यूट बनाने के लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन है वो पूरी तरीके से क्लियर किया जा सकते हैं कि वो एक्चुअली में बोलना क्या चाहते हैं। हम इसको डेफिनेशन को नहीं हम मॉडिफाई कर सकते, डेफिनेशन तो एज इट इज़ रहती है, बट लेकिन कुछ पार्ट जो इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है या इसका केसेस हैं या फिर फिक्शंस हैं उसको लेकर हम उसको लैंग्वेज को मॉडिफाई किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।